अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक है। बेटा आज हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव। ये स्टेशनरी वेव होती क्या है, ये बनती कैसे है, इन सबको हम स्टडी करेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, स्टेशनरी वेव को हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, स्टैंडिंग वेव। इसके अलावा हम डांसिंग वेव भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सर टू वेव्स having same frequency but traveling in opposite direction to give rise to stationary waves। ठीक होगी बात। बेटा याद रखना, जब आप स्टेशनरी वेव की बात करेंगे, जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी इज कन्फाइंड बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एनर्जी है दो पॉइंट के अंदर ही कन्फाइंड रहने वाली है। तो हम कहेंगे कि एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर, एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर इन स्टेशनरी वेव। ठीक होगी बात। बेटा आपकी वेलोसिटी क्या रहती है, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। इन सारे पैरामीटर को देखने से पहले हम थोड़ा वेव का प्रोफाइल चेक करते हैं। हमें पता है ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है बेटा। तो हमें पता है कि हम उसको यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी। चले हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास बेटा पॉइंट क्या है, क्रस्ट। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वन वेव। क्या कहेंगे, वन वेव। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस है वो वन वेव है। और यहां तक जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम कितना है, टी। ठीक होगी बात। अगर हम टाइम को हाफ कर दें तो हम यहां पर आ जाएंगे। यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, आप कहेंगे सर t/2। और इसको आप फर्दर हाफ कर देंगे तो इस रीजन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, आप कहेंगे सर t/4। और यहां पर टाइम कितना था इस रीजन के ऊपर, t=0। मतलब हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, 0 से t/4। और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, t/4 से t/2। ठीक। अब यहां हम कह सकते हैं कि इतने में टाइम लगा t/4 और यहां भी यहां से जाने में कितना लगा, t/4। और अगले ही रीजन में पहुंचने में फिर कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे कि सर फिर t/4 लगेगा। तो यहां पर कितना टाइम हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर t/4 t/4 t/4। तो बेटा कितना आ गया, t3 t/4। और यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, आप कहेंगे t/4 t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 t। ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, तो यहां तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप कहेंगे कि सर लैम्डा। ठीक। तो अगर इसका हाफ कर दें तो वेव का भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी, λ/2। और अगर फर्दर हाफ कर दे तो इस पोर्शन तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी, λ/4। तो हम कह सकते हैं यहां पर लैम्डा 0 था और यहां पर लैम्डा था। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, इस पोर्शन तक, आप कहेंगे λ/4। फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना कवर हुआ, λ/4। फिर यहां से यहां तक कितना हुआ, λ/4। एंड फर्दर फिर उसने क्या किया, λ/4। यहां तक बात समझ आ गई कि यहां से यहां तक λ/4, फिर यहां से यहां तक λ/4, फिर यहां से यहां तक भी λ/4 और यहां से यहां तक भी λ/4। तो जब λ/4
यहां लैम्डा बाय 4 किया और यहां भी लैम्डा बाय 4 किया, कितना आ गया लैम्डा बाय 2। और जब नेक्स्ट लैम्डा बाय 4 करेगी कितना आएगा, आप कहेंगे इस पोर्शन पर उसका कितना होगा 3 लैम्डा बाय 4। ठीक, और फिर जो लैम्डा बाय 4 करेगी तो उसको भी ऐड करेंगे, तो यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी लैम्डा, यहां तक। ठीक हो गया, यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4। अब बेटा एक बात क्या है, हमारे पास दो पॉइंट, हमने यहां पर क्रस्ट और ट्रफ की गेम नहीं चलनी, यहां पर बात चलनी है नोड्स और एंटी नोड्स की। तो नोड्स कौन से पॉइंट होंगे, तो जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा वो वाले पॉइंट बेटा क्या होंगे, नोड्स होंगे। ठीक, तो नोड्स कौन से पॉइंट होंगे, जहां पर आपका एम्पलीट्यूड क्या हो बेटा, 0 हो, यानी मीन पोजीशन। तो हम कह सकते हैं कि सर ये हमारी मीन पोजीशन आती है, ये देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये हमारे पास मीन पोजीशन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाले पॉइंट को हम कहेंगे नोड, क्या कहेंगे नोड। ठीक, अब एंटी नोड क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड वो एंटी नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड बेटा क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि सर यहां पर हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एंटी नोड। ठीक, यहां पर भी हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट को भी हम क्या कहेंगे, एंटी नोड। और यहां पर बेटा हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, मिनिमम, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोड। और फिर हमारे पास क्या आ गया, एंटी नोड। क्लियर होगी बात। तो ये जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ये हमारे क्या होते हैं बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। यहां तक ठीक हो गया। आपको पता है कि सर जब आप मीन पोजीशन की बात करते हैं तो मीन पोजीशन पर कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है, आप कहेंगे कि सर मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, तो आपके पास नोड्स पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और आपको पता है एंटी नोड्स कौन से पॉइंट है, एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी, मैक्सिमम। अब हमने कुछ चीजें यहां से हाईलाइट करनी है। हमें पता है कि सर देखिए नोड से एंटी नोड जाइए, नोड से एंटी नोड मूव कीजिए, नोड से आप एंटी नोड गए, तो यहां से अब यहां तक चले तो कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, लैम्डा बाय 4। तो आपके पास डिस्टेंस कितना कवर होगा, लैम्डा बाय 4। अगर आप इस नोड से इस नोड तक चलते हैं तो कितना होगा, अगर आप नोड से एक नोड तक चलेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर आप पहले नोड से एंटी नोड तक आएंगे, कितना करके आएंगे, लैम्डा बाय 4। फिर आप एंटी नोड से नोड तक जाएंगे, फिर कितना करेंगे, लैम्डा बाय 4। तो आप सबको दोनों को ऐड कीजिए तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। तो आप कह सकते हैं कि सर नोड से दूसरे नोड तक जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाय 2। और एक नोड से एंटी नोड तक कितना होगा, लैम्डा बाय 4। क्लियर हुई बात। और इसी तरह अगर आप एंटी नोड से नोड पर आएंगे तो फिर भी लैम्डा बाय 4। तो दो एंटी नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, एंटी नोड से एंटी नोड तक डिस्टेंस कितना होगा, वही बेटा लैम्डा बाय 2। तो ये सारा हमने क्यों किया, इनिशियली हमने इन सबको क्या किया, अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक होगी बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। अच्छा, आई होप कि आपको सारा अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इसको रेस कर देते हैं, इसका बेटा काम नहीं। अब हमने स्टेशनरी वेव पढ़नी है इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। देखिए बेटा जी, एक हमारे पास गिटार है, गिटार के यहां पर हमने देखा हुआ है कि ये दो पोर्शन के दरमियान एक स्ट्रिंग बेटा क्या है, स्ट्रेच है। ठीक,
ये बेटा क्या है, स्ट्रिंग यहाँ पर स्ट्रेच है। जैसे ही हम इसको बेटा प्लग करते हैं यहाँ पर एक साउंड वेव बनती है और उसकी जो स्पीड होती है v इज इक्वल टू कितनी होती है, टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। क्योंकि जब ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, इस स्ट्रिंग के अंदर बेटा क्या होगी, टेंशन होगी, और इस स्ट्रिंग का कोई अपना मास होगा और स्ट्रिंग की कोई लेंथ होगी, तो जो v होता है इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वो कितना होता है, टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। इस m को हम क्या कहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो v हमारे पास कितना होता है, t डिवाइड बाय m डिवाइड बाय l। तो मास पर यूनिट लेंथ लिख लो या इस तरह लिख लो, तो ये लेंथ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दिस इज द बेस फार्मूला ऑफ स्पीड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अगर किसी स्ट्रिंग की टेंशन आप इंक्रीज कर देंगे तो बेटा उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे हम कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं। ठीक होगी बात। अब हमने इसके अंदर क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकाल कर देनी है, फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड क्या है, फिक्स है। दोनों एंड बेटा क्या है, एक स्ट्रिंग के फिक्स है, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमने मान ली l। अब दोनों एंड बेटा क्या है, फिक्स। अब हमें पता है कि जब हम इसको जरा सा प्लग करेंगे, यहां पर हम इसको थोड़ा सा एम्पलीट्यूड देंगे, ये इस तरह कर्व बनाएगी। ठीक होगी बात। अब होगा क्या, यहां से जैसे ही हम इसको एनर्जी देंगे, यहां से बेटा क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट बैक होकर कैसी बनाएगी, ये इस तरह की वेव की डायग्राम बन जाएगी। अब देखिए ये जो वेव है इन दो पॉइंट के अंदर ही बेटा क्या हो जाएगी, कन्फाइंड हो जाएगी, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। अपनी वेव कहां बनाएगी बेटा, इन दो पॉइंट के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि सर स्टेशनरी वेव ऐसी वेव होती है जिसमें बेटा एनर्जी क्या हो जाती है, कन्फाइंड हो जाती है। तो हमारी बेटा क्या होगी, इन दो पॉइंट के दरमियान ही एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। अब ये दोनों एंड ए और बी, ये दोनों एंड बेटा क्या है, आपने बेटा कसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो हम कहेंगे सर ये बाउंड है। तो जहां पर एंड बाउंड होंगे वहां पर हमेशा क्या बनेंगे, नोड्स बनेंगे। बेटा याद रखिए वहां पर हमेशा क्या बनेंगे, नोड्स बनेंगे। तो ए और बी पर हमेशा क्या बनेंगे, आप कहेंगे सर नोड्स बनेंगे। अब हमने क्या निकालनी है, सर हमने तो इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल कर देनी है। तो हमने सबसे पहले बेटा निकालना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक चीज, या हम कह सकते हैं कि सर हम फर्स्ट हार्मोनिक निकालने लगे हैं, या हम कह सकते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये तीनों ही एक ही नेम है। तो देखिए हम इसको बेटा क्या करेंगे, प्लग करेंगे तो ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। फंडामेंटल कब करेगा, तो हमारे बेटा याद रखना है जब हम इसको प्लग करते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक रखिएगा याद, 1/2n। ठीक, अगर हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है तो n की जगह 1, अगर हमने सेकंड निकालना है तो n की जगह 2, अगर बेटा हमने थर्ड निकालना है तो n की जगह 3। तो हमने बेटा फर्स्ट निकालना है तो n कितना आ गया, 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है l, उसको हाफ से बेटा क्या करेंगे, प्लग करेंगे। तो हमने यहां से बेटा क्या किया, इसको प्लग किया, तो हमारे पास बेटा क्या बनी, एक वेव बनी इस तरह की। ठीक, अब यहां से जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ जाएगी। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा यहां पर हमें क्या मिलेगी, ये वापस मिलेगी। अब देखिए ये जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है यहां पर हमेशा क्या बनेगा, नोड। और अब देखिए यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, मैक्सिमम। तो यहां पर क्या बना, एंटी नोड। तो याद रखिएगा
जब आपने स्ट्रिंग के अंदर बात करनी होगी, तो जब आप फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट मोड निकाल रहे होंगे, तो आपके पास जो एंटी नोड होगा वो कितना बनेगा, 1। जब आप सेकंड निकालेंगे तो एंटी नोड 2। जब आप थर्ड निकालेंगे तो एंटी नोड 3। तो आपकी मर्जी है, आपने जिस तरह मर्जी इसको याद रखना है। तो बेटा यहां पर क्या बना, नोड, और यहां पर भी क्या बना, नोड बना। ठीक, अब देखिए हमारी जो टोटल लेंथ होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, नोड से नोड तक डिस्टेंस कितना होता है, आप कहेंगे λ/2। और ये जो वेव बनेगी, वेव लेंथ, इसको λ1 का नाम हम देंगे। ठीक होगी बात। ये जो टोटल लेंथ है यहां से यहां, ये कितनी है, आप कहेंगे कि सर नोड से नोड तक डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। तो टोटल लेंथ किसके इक्वल आ गई, इसके। तो आपके पास λ1 कितना आ गया, 2L। तो जब आपने फर्स्ट हार्मोनिक निकालना है तो V इक्वल टू क्या होगा, F1 λ1। ठीक, क्योंकि V क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। और लास्ट पर मैं आपको बताऊंगा कि V कैसे कांस्टेंट रहता है। तो देखिए हमने सिर्फ λ1 की वैल्यू निकालनी है, तो F1 बेटा कितना आ गया, V/λ1। तो λ1 की वैल्यू लगाइए, F1 इज इक्वल टू कितना आ गया, V/2L। तो ये आपने बेटा क्या निकाल दी, फर्स्ट हार्मोनिक आपने निकाल दिया। ठीक, अब देखिए, अब आपने लेंथ तो चेंज नहीं कर सकते, जो गिटार के साथ स्ट्रिंग लगी हुई है। अब हमने क्या निकालनी है, सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक, तो वही हमारे पास बेटा क्या है, लेंथ। तो हम F2 निकालने जा रहे हैं, वही लेंथ है। अब बेटा हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक हमारे पास लेंथ L है, तो हमने सेकंड निकालना है। तो बताइए एंटी नोड कितने बनेंगे, आप कहेंगे 2। ठीक, और प्लंक देखिए, प्लंक का फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/2n। तो n की जगह बेटा क्या आ गया, 2। तो आप कहेंगे 1/4। तो अब बेटा आप कहां करेंगे कि लेंथ के 1/4 हिस्से से बेटा क्या करेंगे, प्लंक करेंगे। तो यहां से आप कहीं जाकर बेटा उसको क्या करेंगे, प्लंक। जैसे ही आप यहां से बेटा उसको प्लंक करेंगे तो कैसी वेव बनेगी, इस तरह। और यहां जाने के बाद दोबारा वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन शो करेगी, ये। तो इन पॉइंट को बेटा हम क्या कहते हैं, ठीक। तो यहां पे देखिए क्या बना, नॉट, और ये भी बेटा क्या हो गया, नॉट, और ये भी बेटा क्या हो गया, नॉट। ये बेटा एंटी नोड, ये बेटा क्या हो गया, एंटी नोड। तो अब देखिए, जब मैंने कहा था सेकंड फ्रीक्वेंसी बनानी है तो कितने नोड, एंटी नोड बनेंगे, 2। तो एक नोड से नोड तक डिस्टेंस कितना हो गया, आप कहेंगे λ/2। दूसरे नोड से नोड तक कितना हो गया, λ/2। तो जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो λ/2 प्लस λ/2। तो हम कह सकते हैं जो लेंथ आएगी वो आपके पास λ2 डिवाइड बाय, यहां पर कितनी आ गई टोटल लेंथ, आप कहेंगे λ2। ठीक होगी बात, क्योंकि λ2 प्लस λ2 कितना बन गया, λ2। ठीक है, तो आपके पास V कितना आ गया, F लैम्डा। सेकंड फ्रीक्वेंसी निकाली है 2, वेवलेंथ 2। तो आपके पास F2 कितना आ गया, आप कहेंगे कि सर हमारे पास V डिवाइड बाय λ2। तो V की वैल्यू वैसे रही, लैम्डा कितना आ गया, L। अब देखिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इस चीज को हम जानते हैं V/2L। तो V/2L किसके इक्वल है, आप कहेंगे F1। तो जो F2 आएगा वो कितना आएगा, 2F1। ठीक होगी बात। अब इसी तरह हम थर्ड निकाल लेंगे, फिर फोर्थ निकालेंगे। सेकंड हार्मोनिक कितना आ गया बेटा, 2F1। अब हम निकालते हैं थर्ड हार्मोनिक या थर्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम निकालने लगे हैं थर्ड हार्मोनिक या थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन या थर्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अब आप मुझे बताइए, वही हमारे पास क्या स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है बेटा, L। जब आपने थर्ड हार्मोनिक बनाना है तो आपके पास फार्मूला क्या है, आप कहेंगे 1/2n। ठीक, अब n की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 3।
तो जब m की वैल्यू 3 आप लगाएंगे कितना आ गया 1/8। इसका मतलब आप लेंथ के बेटा किस पोर्शन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, प्लंक करेंगे, आप कहेंगे 1/8। तो जैसे ही आप लगाएंगे आपके पास कैसी वेव बनेगी, कुछ इस टाइप की वेव बनेगी। ठीक, ले बेटा जी, अब देखिए कितने एंटीनोड बनने चाहिए। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी बनेगी, ये रिफ्लेक्ट हुई यहां से, ये अब देखिए एक एंटीनोड, दूसरा एंटीनोड और तीसरा एंटीनोड। तो बेटा जी आपने इसको कैसे लेके चलना है, एंटीनोड से लेकर चलना है। जितनी सा फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उतने ही बेटा क्या बनेंगे, एंटीनोड। ये बेटा क्या आ गया नोड, ये वाला पोर्शन नोड, ये वाला पोर्शन क्या आ गया नोड, और ये वाला पोर्शन नोड। अब देखिए लेंथ को हमने कैलकुलेट करना है, तो कितनी वेवलेंथ बनेगी, यहां से यहां तक कितनी बनी, आप कहेंगे सर λ/2, यहां से यहां तक λ/2 और यहां से यहां तक λ/2। तो आपका कौन सा लैम्डा चल रहा है, आप कहेंगे थर्ड लैम्डा, λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2। तो आप जब सबको ऐड करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा λ3 प्लस λ3/2। इन दोनों को ऐड किया तो लैम्डा बन गया, आधा आधा एक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 3λ3/2। तो हमारे पास जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 3λ3/2। हमने लैम्डा चाहिए तो लैम्डा बेटा कितना आएगा, आप कहेंगे कि 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो और 3 बेटा क्या हो गया डिवाइड, तो आपके पास λ3 की वैल्यू आ गई। तो आपके पास v कितना आ गया f3λ3। मैं पहले बताया है कि v कैसे कांस्टेंट रहता है, इसको हम लेटर जाके देखेंगे। अब देखिए f3λ3, तो हमने f3 निकालना है, तो हमारे पास क्या आ गया v डिवाइड बाय λ3। तो λ3 की वैल्यू पुट कीजिए, λ3 कितना है 2l/3। ये जो 3 डिवाइड हो रहा है ये ऊपर आके बेटा क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो यहां पे देखिए इस चीज को देखिए, ये चीज किसके इक्वल है, आप कहेंगे f1। तो आप कह सकते हैं कि जो f3 होगा वो 3f1। ठीक, इसी तरह जो f4 होगा वो कितना आएगा 4f1। और इसी तरह करते करते जो nth वेलोसिटी n फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी nf1। ठीक होगी बात। तो हमारे पास fn कितना आ गया nf1, वेयर हमारे पास f1 कितना है, याद रखिएगा v डिवाइड बाय 2l। और अगर हम एक जनरल फार्मूला बनाए fn इज इक्वल टू n, बेटा v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू वो लिखी हुई है t बाय मास पर यूनिट लेंथ। लें जी ये एक फार्मूला हमने प्लॉट कर लिया। अच्छा, अब हमने यहां से बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम देखिए कैसे सीखेंगे। ठीक होगी बात। अब देखिए हमारे पास Fn, फिर देखिए जनरल फार्मूला में लिखने लगा हूं Fn इज इक्वल टू nf1। इसी तरह अगर मैं λn लिखूं तो आपके पास 2l डिवाइड बाय n। और n को अगर हम डिफाइन करें कि सर n इज द इंटीजर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू सो, जोन सी भी बेटा n की वैल्यू पुट कीजिए वो वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसका मतलब कि सर जो स्ट्रिंग होता है वो हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी देता है, डिस्क्रीट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देख रही है डिस्क्रीट दे रहे हैं, f1 भी दिया, f2 भी दिया और f3, इस तरह f4, इस तरह हम nth फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सर अगर हम n को इंक्रीज करते हैं, अगर नंबर इंक्रीज होता है तो बेटा जी हमारे पास स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आप कहेंगे कि सर स्पीड हमारी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। वो कैसे कि जब आप n को इंक्रीज करते हैं, जब आपका n इंक्रीज होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन जब n इंक्रीज होगा तो बेटा वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहां से अगर बेटा हम v की वैल्यू निकालें
तो हमारे पास v डिवाइड बाय f इज इक्वल टू लैम्डा। तो जब ये चीज कांस्टेंट होगी तो हमारे बेटा लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या आ गया, इनवर्स रिलेशनशिप। एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बेटा क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, बट स्पीड क्या रह रही है, कांस्टेंट। क्योंकि जो स्पीड की डिपेंडेंस है वो किन फैक्टर पर है, वो टेंशन पर है और मास पर यूनिट लेंथ पर है। जब तक आप टेंशन इंक्रीज नहीं करोगे बेटा जी आपकी स्पीड के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आप नंबर जौन सा मर्जी इंक्रीज करते जाइए, जहां से मर्जी प्लंग करते जाइए, आपकी स्पीड क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। तो याद रखिए ये बेटा जी जो F1 है ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ठीक। और जो आपके पास F2 है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवर टू। क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवर टू। बेटा जी जो हमारा थर्ड हार्मोनिक है, ये जो आपने थर्ड हार्मोनिक लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम कहते हैं सेकेंड ओवर टू। इसी तरह जो फोर्थ फ्रीक्वेंसी है, ये जो आपके पास फोर्थ फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहते हैं थर्ड ओवर टू। क्या कहेंगे बेटा, थर्ड ओवर टू, ठीक। क्योंकि एक टून के बाद दूसरी टून आना, तो पहली टून बेटा क्या है, वैसी की वैसी, उसको फर्स्ट या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक। दिस इज आवर फंडामेंटल। और जो सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम फर्स्ट ओवर टून कहते हैं। इसी तरह बेटा जी जो हमारा थर्ड फ्रीक्वेंसी होता है इसको सेकंड ओवर टून, और जो हमारा फोर्थ फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम थर्ड ओवरटोन कहते हैं। तो यहां से बेटा वो क्या करते हैं, ओवरटोन के रेशियो बनाकर हमें क्वेश्चन देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो अभी हम डिस्कस करते हैं यही स्टेशनरी वेव इन द ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप। तो बेटा ये हमारी क्या थी, इट इज ऑल अबाउट स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब वही दो पॉइंट कि सर देखिए ये वेव कैसी नजर आ रही है, सर खड़ी नजर आ रही है, तो इसलिए हम इसको बेटा क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। अब देखिए एनर्जी इन दो पॉइंट के दरमियान बेटा क्या होगी, कन्फाइंड, तो दैट्स व्हाई एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव।